झारखंड दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके अलावा उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान हुआ है। लगातार हम उस पर चर्चा करें, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ में बने हुए हैं और कुछ अहम जानकारियां। जी हाँ, तो तारीखों का ऐलान हुआ गया है। इसके बाद क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या कहा है तेजस्वी यादव ने और यूपी के डिप्टी सीएम ने, ये भी देख लीजिए। चुनाव के परिणाम के बाद गहराई से समीक्षा किया है और उपचुनाव को महत्वपूर्ण मान करके सभी 10 सीटें कैसे हम लोग जीत सकते हैं, इसको लेकर के गहन तैयारी है और हम लोग आशा करते हैं कि इसमें से अधिकांश सीटें भाजपा की झोली में। 13 और 20 तारीख को चुनाव है और साथ ही साथ जो बिहार की जो 4 विधानसभा है उसका चुनाव, जब चुनाव होगा तो हम लोग जो है, यही हम लोगों की कोशिश है कि सारे चुनाव को हम लोग जीते और चुनाव की तैयारी तो सब लोग पहले से ही कर रहे थे। जी हाँ, हमारे साथ बने हुए हैं कमलेश, हमारे संवाददाता बने हुए बीजेपी के दफ्तर से, प्रशांत बने हुए हैं कांग्रेस के दफ्तर से और नवीन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नवीन उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार। एक कमलेश, अभी जो हमने सुना यूपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारी सीटें हम जीतेंगे, उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें 9 में से जीत लें। देखिए, राजनीति में बातों के बिटवीन द लाइंस बहुत सारी मैसेजेस छिपे होते हैं। तो आप तो बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या आपको क्या केशव जी की इस लाइन से आप क्या सुन पा रहे हैं? देखिए, मुझे कोई असरज नहीं है केशव जी के लाइन को पढ़ने में, इसलिए असरज नहीं है कि जो 9 सीटें हैं उसमें से 6 सीटें समाजवादी पार्टी की सीटिंग एमएलए और एमपी जो वहां से जो विधायक थे वो एमपी बने, उनके कारण रिक्त हुई सीटें। तो परंपरागत से ये सीटें जो है समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, उसमें से 2 सीटें ही बीजेपी के पास है, इसलिए मुझे कोई असरज नहीं है। और ये बात है, अगर बीजेपी इन 6 सीटों में सेंध लगा पाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ये चमत्कार होगा और कह सकते हैं आपकी कि 2024 में जो परिणति हुई थी, जो बीजेपी की एक तरह से कम सीटें आई थी, उससे वो कम बैक कर पाई है हरियाणा चुनाव के बाद। इसलिए मुझे ये आश्चर्य नहीं हो रहा और बीजेपी के नेताओं को पता है कि जो 6 सीटें जो समाजवादी पार्टी की मजबूत गढ़ है, ये तो जमीनी किले में सिंह लगाना। जी, मेरा सवाल इसलिए भी था कि ये तो आप जो बता रहे हैं वो तो जमीनी हकीकत यही है, मगर जो जिनके बयान की हम बात कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, और जिस दबाव की, दिल्ली के दबाव की हम बात कर रहे हैं योगी पर, तो वो दबाव अगर है, दबाव का एक सिरा अगर यूपी में खुलता है तो यही केशव जी के पास खुलता है और वो उसी दफ्तर के करीब हैं जहां आप खड़े हैं और उनके बयान में कोशिश है और वो भी जितनी सीटें जीत सको पर, तो ये एक पूरा सर्कल बन जाता है इसमें। नहीं, देखिए, मैं थोड़ा सा बात क्लियर कर दूं कि इस चुनाव में जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने, जिसमें कि 9 ही हो रहे हैं, उस चुनाव के लिए अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और पूरा ये चुनाव जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में हो रहा है। और इस चुनाव से लगभग ये कोऑर्डिनेशन का काम बीजेपी के हाई दफ्तर से जरूर हो रहा है। हालांकि आपको याद होगा कि आज से 3 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक ली, जेपी नड्डा के निवास पर बड़ी बैठक हुई थी, 4 घंटे यह बैठक चली थी, जिसमें यह रणनीति तय की। तो पहले से करीब 6 महीने पहले से ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सभी 9 जिलों की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों को दे दी थी और वहां और संगठन के हिसाब से सभी संगठन के लोगों को भी दायित्व दिया गया। इसलिए ये नाक का सवाल योगी आदित्यनाथ के लिए, और ये जग जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच क्या समीकरण है, ये सभी जानते हैं। ऐसी स्थिति में उनके वाक्य क्या, या उनका वो जो बोल रहे हैं उनका 2 अर्थ निकाला जा सकता है कि ये कह सकते हैं कि जितना देख लेंगे। जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी जीत गई तो करिश्मा योगी आदित्यनाथ के माथे जाकर हार गए तो रिस्पॉन्सिबल योगी आदित्यनाथ होंगे। तो इसलिए पूरा ही चुनाव कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के माथे पर लड़ा जा रहा है और देखना यही होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ इस 6-7 सीटों में चेंज लगा पाती। अगर 3 भी जीत ली तो बहुत बड़ा अचीवमेंट बीजेपी लिए अपने आप को मानेगी और कहीं ना कहीं दबाव, जो आपने दबाव की बात कही, दबाव की जो राजनीति केंद्र से हो रही है, यूपी पे भेजा जा रहा है खासकर योगी सीएम के खिलाफ, तो वो दबाव की राजनीति कम होते हुए दिखाई पड़ेगी। कमलेश, बीजेपी संगठन में जो चुनाव को लेकर जेपी नड्डा को जिम्मेदारी दी जा रही है, देखिए हमने देखा जब अभी पीछे हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान कुछ चेहरे अहम दिख रहे थे, लेकिन जेपी नड्डा थोड़े वहां पर इतना दिखाई नहीं दिया। अमूमन जो है चुनाव प्रचार के दौरान वो दिखाई देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की अहम जो जिम्मेदारी है, जिसका भी कुछ देर पहले आप भी जिक्र कर रहे थे, वो चेहरा जेपी नड्डा का वहां पर दिखाई
दिखाया जा रहा है, इसके पीछे किस तरह की रणनीति बीजेपी लेकर चल रही है? क्या जेपी नड्डा जो हैं उनके नेतृत्व में, या फिर संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है वो क्या सोच कर दी है? किन मायनों में ये नाम अहम है? नहीं, देखिए, चूंकि जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनके पोस्टर पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि झारखंड में बीजेपी किसी भी बीजेपी लीडर को मुख्यमंत्री के तौर पर या नेतृत्व के तौर पर में पेश नहीं कर रही है। वहां भी लीडरशिप होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप होगी। चूंकि जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अगर पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगती है तो जेपी नड्डा की तस्वीर भी लगेगी, इसके साथ लोकल लीडर्स की तस्वीर लगेगी। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने किसी को नाम घोषित नहीं किया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा महाराष्ट्र के चुनाव में। यह जबकि शिंदे वहां के सीएम है, साफ साफ कहना है कि बीजेपी चुनाव के बाद देखेगी। तो जाहिर सी बात है, अभी बीजेपी का जो सेंट्रल स्टेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दोनों राज्यों में चुनाव लड़ा जाए, और चुनाव में जीत के बाद पार्टी डिसाइड करेगी क्या उन राज्यों में बीजेपी का मुखिया या राज्य का मुखिया कौन अगर चुनाव जीतते हैं तो। जाहिर सी बात है, हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है, इसलिए आपको पोस्टरों में जेपी नड्डा की तस्वीर सब जगह दिखाई पड़ेगी। वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा के चुनाव आपने देखे वहां पे, या फिर झारखंड के चुनाव, सभी जब चुनाव में जेपी नड्डा की तस्वीर लगाना लाजिमी है। इसलिए पार्टी, चूंकि बीजेपी के अध्यक्ष हैं तो पार्टी उनको महत्व तो देगी ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों राज्यों में पार्टी की कैंपेन को लीड करेंगे। जी, हमारे साथ सुभाष सिरके साहब भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खासतौर से महाराष्ट्र पर खास नजर भी उनकी रहती है। सुभाष जी, तारीखों का ऐलान हो गया था, हमने सारी बातें कर ली थी, अब हम बात कर रहे हैं कि जो चुनाव होगा सर, जो घमासान होने वाला है वो किस तरह का होने वाला है। महाराष्ट्र में मुझे याद आ रहा है कि हरियाणा में जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे उसी दिन खबर मुझे मिली, दिखाई पड़ी, पोस्टर्स लग गए थे वहां पर कि उद्धव ठाकरे होने वाले मुख्यमंत्री। ये शिवसेना उद्धव गुट के पोस्टर्स थे बेशक, लेकिन होने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर लगाया गया था पोस्टर। कर रहे थे सुभाष जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? आप जुड़े हुए मेरे साथ? चाहिए आप म्यूट है, आप अनम्यूट करना होगा आपको। चलिए, आप ठीक से करेक्ट हो जाए। नवीन जी, मैं यही सवाल आपसे डाइवर्ट करता हूं, तो क्या हरियाणा की हार से सबक ली जा चुकी है, महायुति में ली जाएगी, या वहां पर कौन बड़ा भाई है इसकी लड़ाई होती रह जाएगी? देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत डिफरेंस है। महाराष्ट्र में देखिए, कोऑर्डिनेशन इस अपोजिशन अलायंस में इजी इसलिए रहेगा क्योंकि शरद पवार के गार्जियन फिगर के समान है, और शरद पवार की बात जो है किसी के लिए भी इग्नोर कर देना पॉसिबल नहीं रहता है। तो मेरा मानना है कि शरद पवार के नेतृत्व में, मतलब उनके गाइडेंस में ये इलेक्शन होगा, और ये जो निटी ग्रिटीज एंड डिफरेंसेस रहते हैं वो आई थिंक शरद पवार विल बी एबल टू कोऑर्डिनेट। कांग्रेस तो कह रही है कि हम बड़े भाई बन के रहेंगे। देखिए, वो आई एम द बिग ब्रदर। नहीं, देखिए, हम सबसे ज्यादा सीटें लेकर आए हैं लोकसभा में। देखिए, वो होता है, हर पार्टी जो है, चूंकि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो नेचुरली अगर कांग्रेस का 13 सीट जीते लोकसभा इलेक्शन में और विदर्भा में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, तो कांग्रेस डेफिनेटली जो है बिगर नंबर ऑफ सीट कंटेस्ट करना चाहेगी। और मेरा मानना है कि लेकिन उद्धव तो ताल ठोक रहे हैं ना कि सीएम तो हम ही बनेंगे, वो शुरू से कह रहे थे, माना नहीं जा रहा है, लेकिन बाज नहीं आ रहे हैं दावेदारी से। उद्धव ठाकरे पर्सनली इस तरह का कोई बात नहीं कर रहे हैं। संजय राउत ने जरूर ये स्टेटमेंट दिया था। उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सीएम का जो भी बड़ी पार्टी बन जाए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं, आई वांट कि बीजेपी को हम लोग डिफीट करें। तो उस तरह का जो आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा हम नहीं मानते हैं कि पोस्ट इलेक्शन होगा, रिजल्ट निकलने के बाद काफ़ी खींचातान होगा, लेकिन प्री इलेक्शन जो है महाविकास अघाड़ी में कोई बहुत ज़्यादा हमको डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो डिफरेंसेस होगा, हमको लगता है शरद पवार इतना जरूर उनका ऑथोरिटी है कि वो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। खबर जो आ रही है, लेकिन उससे अधिक लेकिन जो है प्रॉब्लम एनडीए कैंप में है, क्योंकि आप देख लीजिए कि अजित पवार को लेकर पहली बार हमने शायद राजनीति में देखा कि अजित पवार कैसे उस अलायंस में रह रहे हैं कि बीजेपी का एक लीडर कह रहा है कि भाई इनके पार्टी के लोगों के साथ बैठने में हमको घिन आती है मीटिंग में। तो इसके जिस तरह का स्टेटमेंट दिया गया अजित पवार के लोगों के बारे में बीजेपी और शिवसेना के लोगों के द्वारा, आई थिंक अजित पवार लगता है कि इज नॉट वांटेड इन दैट अलायंस, और फिलहाल तो लायबिलिटी अब लग रहा है कि वो बन गए, तो उसमें अधिक खींचातानी है। अगर सिरके साहब जुड़ गए हैं, एक खबर बताते चले, एक तस्वीर बताते चले, अमित शाह पहुंचे हैं पार्टी दफ्तर झारखंड को लेकर
के सीएसी की मीटिंग यहाँ पर चल रही है। इसके बाबत तो चहलकदमी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं अब चुनावों को लेकर के, और फैसला सीटों का ऐलान भी हो सकता है बहुत जल्द। महाराष्ट्र की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अमित शाह जब पहुंचे हैं यहाँ पर, सीधे पार्टी दफ्तर की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और तैयारी अब यहाँ पर लगातार जोरों पर है। महाराष्ट्र को लेकर के छठे दौर की मीटिंग आज यहाँ पर हो रही है। 5 दौर की पहले ही 5 राउंड की मीटिंग हो गई है और ये फाइनल राउंड की मीटिंग है। शायद इसमें सीटों को लेकर के बीजेपी, जैसे कि बता रहे थे हमारे संवाददाता कमलेश, कि ये अब फाइनल होने जा रहा है, मुहर लगने जा रही है। तो एडवांस स्टेज में तैयारी नजर आ रही है बीजेपी की तरफ की। हम बात करें तो अमित शाह जो अभी भी पहुंचे हैं पार्टी दफ्तर, वो तो इधर चुनाव आयोग अपनी तैयारी पूरी करके तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो पार्टियां यहां पहले से नजर आ रही है मुस्तैद, और तैयारी पूरी होती नजर आ रही है। सुभाष शिर्के साहब, मैं आपके साथ आ रहा था तब नहीं आ पाए थे, आप करेक्ट नहीं हो पाए थे। सबसे बड़ी चुनौती, एक एक करके हम समझ रहे हैं अब चुनाव होंगे कैसे महाराष्ट्र के और झारखंड के। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आपको हम महाअघाड़ी की करें जो सत्ता में आना चाहती है, क्या है? बड़ा भाई कौन होगा? क्या ये सॉर्ट आउट हो गया है या अभी भी है कहीं पर द्वंद्व? अभी भी पेश फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी का जो अंदरूनी सर्वे अलग अलग वो एजेंसी से वो कर रहे हैं। कुछ पत्रकारों को भी उन्होंने पैसे देके सर्वे करने के लिए बोला गया था। तो उसमें बीजेपी महाराष्ट्र में 288 में से 60 सीटों के आगे नहीं जा रही है। और आपको मैं बताऊं कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही सर्वे का ये हवाला देकर बीजेपी के नेताओं ने शिंदे और गुट और अजित पवार गुट इनकी सीटें काटी थी। तो दूसरी तरफ बीजेपी को यही बात अभी उनके जो साथी दल है वो कह रहे हैं कि अगर आप 60 के ऊपर नहीं जा सकते तो आप 160 सीटें क्यों मांग रहे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को सिर्फ 100 सीटें बीजेपी देने के लिए तैयार है। सॉरी, माफ कीजिए, शिंदे 100 सीटें मांग रहे हैं, उनको 70 सीटें देने के लिए तैयार है। और अजीत पवार के पास इन दोनों ने अगर ज्यादा सीटें ली तो 20-25 के अलावा और ज्यादा सीटें बचती नहीं है। ऐसे में अजीत पवार को चुनाव के इस दौरान उनको बाहर जाना पड़ेगा गठबंधन से और बाद में पोस्ट पोल अलायंस करना पड़ेगा। यह भी सिचुएशन अजीत पवार के पास है। तो ऐसे में इन तीनों के पार्टियों के बीच में गठबंधन में सीटों का बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो इसलिए एक बात ये भी उठ रही है कि जिस तरह से 29 अक्टूबर को पर्चे भरने का आखिरी दिन है और 4 नवंबर को पर्चा वापस लेने का आखिरी दिन है, उसमें 6 दिन का समय दिया है, जो पहले किसी चुनाव में नहीं था। पहले सिर्फ 3 दिन का समय होता था। तो ये अजीत पवार को सामने रख के दिया है, क्योंकि अगर बात नहीं बनती तो अजीत पवार बाहर जाएंगे और फिर पोस्ट पोल अलायंस वो करेंगे। बिल्कुल सुभाष जी, अभी तो तारीखों का ऐलान हुआ है, अभी जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, अभी देखिए और बहुत कुछ होना है। पिछली बार जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान जो कुछ हुआ था वो दौर एक बार हो सकता है फिर से दोहराया जाए। इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही। लेकिन चुनावों की जो तारीख आई है, इस पर राजनीतिक अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं वहां से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। में आदिवासियों की जनसंख्या घटी और थोड़ा बहुत नहीं 12% घटी है। वह किस मुँह से आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, जिनके राज्य में आदिवासी महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, जिनके राज्य में लव जिहाद करके आदिवासी महिलाओं के सहारे संपत्ति छीनने का प्रयास इस पूरे लव जिहाद में चल रहा है। वह लोगों को इस बार जनता सबक सिखाएगी। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। नवंबर और 20 नवंबर के चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और आप जानते हैं हम पहले से भी पूरी तरह से तैयार हैं। और हम लोग का एक मानना था कि जो शेड्यूल डेट है उस पर चुनाव हो, जो ड्यू डेट कहलाता है कि 6 जनवरी से हमारा पहले चुनाव हो सकता था, लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ होगा। तो महाराष्ट्र हमारी सरकार ने जो काम किया है और जिस तरह से अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ देने का काम किया है, हम समझते हैं कि चुनाव की तैयारी हम पूरी कर चुके थे और अब हम चुनाव में जाने को तैयार।
स्वागत है चुनाव का। हालांकि 1 महीना पहले ही चुनाव की घोषणा हो गई और ज्यादा काम हो सकता था पहले, लेकिन हम लोग स्वागत करते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स साल भर पढ़ाई करते हैं वो एग्जाम के पहले डरते नहीं हैं। जनता का काम बहुत हुआ है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने, गठबंधन की सरकार ने, हम सभी ने मिलकर बहुत काम किया है। बहुत सारी योजनाएं लाई गई, उन्हें धरातल पर भी उतारा गया और जनता जान गई है कि कौन उनके हितैषी है, कौन उनके लिए सोचता है। अब संबंधित दल जो भी दल हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों के टिकट का बंटवारा करेंगे और हर दल चाहेगा कि चुनाव में उसकी विजय हो। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अपनी तैयारी पहले से प्रारंभ करती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की। मिल्कीपुर की सीट पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में न कराया जाए। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, सवाल भी उठा दिए कि क्यों मिल्कीपुर में चुनाव नहीं, जबकि याचिका तो और भी जगहों पर है। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर के सवाल उठा दिया है। आपने सुना, ये मुद्दा एक बनता नजर आ रहा है, सियासी इस पर तकरार के हालात बनते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि क्या रिएक्शन इस पर आता है क्या इलेक्शन कमीशन का। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर यही है कि अब चुनावों के तारीखों का ऐलान हो चुका है महाराष्ट्र में और झारखंड में, साथ ही उपचुनाव जो देश भर के कई राज्यों में कई सीटों पर हो रहे हैं, 47 सीटों पर कुल मिला के हो रहे हैं। तो यूपी में जो 10 सीटों पर हो रहे हैं उसमें से 9 पर हुए हैं और मिल्कीपुर जो अयोध्या में आता है सबसे ज्यादा हॉट सीट वो बन गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीतने में अवधेश प्रसाद कामयाब हो गए थे समाजवादी पार्टी के। और अयोध्या का मुद्दा कितना बड़ा रहा है बीजेपी के लिए, तो इस सबके बीच में मिल्कीपुर में अनाउंस नहीं हुआ है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी से ये सवाल इस वक्त उठते नजर आ रहे हैं। प्रशांत, आप जरा ये भी बता दीजिए ना कि कांग्रेस अब कांग्रेस आपको तैयार, कांग्रेस की तैयारी कहां पहुंची चुनावों को लेते हुए। देखिए, कांग्रेस ने जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की, केएल शर्मा के जो अमेठी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी लंबे अरसे से चल रही थी और उसका नजारा देखने को भी मिला। कल खुद राहुल गांधी ने मुलाकात की, नाना पटोले सहित कई बड़े जो नेता हैं महाराष्ट्र के वो आए हुए थे। इसके पहले हमने ये भी देखा कि किस तरह से झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे। प्रशांत, आपको रोक करके मैं ऐड कर देता हूं सवाल को स्पष्ट करने के लिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हरियाणा में जब इलेक्शन हो रहे थे तो राहुल गांधी साहब छुट्टियां भी मना रहे थे, विदेश में भी घूम रहे थे, वहां से बयान सब दे रहे थे। तो क्या इस बार फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे महाराष्ट्र को, या तैयारी पुरकस है? देखिए, एक हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने बहुत पहले क्लियर भी किया था कि देखिए हरियाणा और महाराष्ट्र में जो है वो काफी अंतर है। आप पूरे दोनों जगहों के सिनेरियो को समझिए। हरियाणा में जाट वर्सेज नॉन जाट और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर रहा है उसकी वजह से जो रिजल्ट आया वो सामने आ गया। लेकिन महाराष्ट्र बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र जैसा कि हमने आपको बताया भी कि 6 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं अलग अलग जगहों के लिए, जिसमें विदर्भ आपको अलग रखा गया है, पुणे अलग रखा गया है, महाराष्ट्र मुंबई अलग रखा गया है। तो इस तरह से 6 जगहों को बांट के 6 जगहों पे तैयारी को पूर्ण करने की बात और दावा जो है वो कांग्रेस कर रही है। और समझ सकते हैं कि कल से जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी कंटिन्यू कांग्रेस करने वाली है। और ऐसे में जो लगभग ये माना जा रहा है कि 100 से 110 के बीच में गठबंधन में कांग्रेस को महाराष्ट्र में सीटें मिलनी है, उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और 3 जो बड़े नेता होंगे वो स्क्रीनिंग करेंगे। इन सब के बीच में आप ये समझ के हैरत में पड़ जाएंगे कि महाराष्ट्र के लिए अब तक 1300 से ज्यादा एप्लीकेशंस आ चुके हैं। 1300 वो एप्लीकेशंस हैं जो महाराष्ट्र से दिल्ली आए हैं। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस आए थे जिनको कांग्रेस ने स्क्रूटनी में कम कर दिया है। तो 1300 जो फॉर्म्स आए हैं, कल उसकी स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होगी जाहिर तौर पे एक एक विधानसभाओं पे गहनता से जांच होगी। हालांकि ये हरियाणा में भी हुआ था, लेकिन इस बार बहुत ही स्ट्रिक्ट राहुल गांधी दिखे हैं और उन्होंने जैसा कि हरियाणा को देखते हुए एक मैसेज भी दिया था महाराष्ट्र के जो
लीडर्स आए हुए थे उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि एक व्यक्ति पे कुछ भी अब निर्भर नहीं होना चाहिए, और शायद यही वजह है कि स्क्रीनिंग कमेटी में पहले देखा जाता था कि 3 से 4 अहम नेता बैठते थे, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि लगभग 5 से 6 बड़े जो लीडर्स हैं वो बैठेंगे और एक एक विधानसभाओं को बहुत ही जस्टिफाई करते हुए टिकटों का अनाउंसमेंट करेंगे। तो यही हाल छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी रहने वाला है और यही हाल महाराष्ट्र में भी रहने वाला है। तो समझ सकते हैं कि आप जैसा कि आपने सवाल किया कि हरियाणा को लेकर क्या वाकई सबक ले चुकी है कांग्रेस, तो ये तय है कि कांग्रेस सबक ले चुकी है और अब एक हैंड में किसी को भी कुछ भी देने को तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले जैसे आपने देखा रखना होगा कदम, और ये करती नजर आपको आ रही है इस वक्त जो कांग्रेस पर आपकी निगाह बनी हुई है। नवीन जी, समय कम होता जा रहा है, गीतांजलि तो फटाफट कुछ सवाल ले लेते हैं। झारखंड की बात कर लें तो झारखंड में बेशक एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है जो कि बीजेपी के पक्ष में है। काफी दिनों से तैयारियों में भी बीजेपी लगी हुई है। दोनों ही केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे सह केंद्रीय नेतृत्व हो, दोनों ही लगातार वहां पर दौरे पर है। लेकिन ये झारखंड का समर कितना मुश्किल या कितना आसान होने वाला है बीजेपी के लिए? हमसे पूछ रहे हैं जी जी। देखिए, झारखंड का जहां तक सवाल है, आपने अभी खासतौर से खास करके उस संदर्भ में हेमंत के साथ जो हुआ पिछले दिनों, ईडी का मामला आया, जेल गए, बाहर आए, शायद बीजेपी ने इस बात को रियलाइज किया है कि जो वो करप्शन का मुद्दा बनाने की कोशिश की थी वो सफल नहीं रहा। देखिए, झारखंड में अगर आप देखिएगा, ट्राइबल्स के बीच में अगर आप ट्राइबल लीडर पर कोई आरोप करप्शन का लगाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना रहता है कि दो दूसरे लोगों ने देश को लूट लिया और हमारा कोई नेता अगर उभरता है तो उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगाया जाता है। हम बहुत ट्रैवल किए हैं, वहां पर इस तरह का रिएक्शन हम देखे हैं। तो अब बीजेपी ने दूसरा अपना स्टार्ट किया है कि वो आपको कि ट्राइबल पॉपुलेशन घट रहा है और ये हिंदू मुस्लिम वाला जो बीजेपी का टाइम टेस्टेड जो नैरेटिव है, आप देखिएगा जितने लीडर हैं बीजेपी के, वो बांग्लादेशी मुसलमानों का झारखंड में आना, और ये मुद्दा जो है झारखंड की राजनीति में ये मुद्दा हावी रहेगा आने वाले दिनों में। और एक तरफ तो हेमंत सोरेन के द्वारा, हेमंत सोरेन की बहुत स्ट्रांग पकड़ है ट्राइबल वोट्स पर, तो वहां पर वो एश्योर्ड हैं कि ट्राइबल वोट में बीजेपी हो सकता है कि जो पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा आया, जेल गए, तो उसका फायदा भी और ज्यादा मिलेगा। हेमंत सोरेन को ट्राइबल वोट में बीजेपी डेंट नहीं कर पाएगी। उसका कारण ये भी है कि बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा इफेक्टिव चेहरा ट्राइबल लीडर में नहीं है। बाबूलाल मरांडी है, लेकिन बाबूलाल मरांडी कभी भी वो जो एक्सपेक्टेशन था वो डिलीवर नहीं कर पाए। और ये चंपाई सोरेन और ये बहुत हैंडफुल ऑफ 2-4 सीटों को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो ये इलेक्शन जो होगा, ये बीजेपी ने डिसाइड कर लिया है कि जो अपना जो फॉर्मूला है आइडियोलॉजिकल हिंदू मुस्लिम वाला, वो लड़ाई होगी झारखंड में और उसी के इर्द गिर्द ये पूरा इलेक्शन लड़ा जाएगा। अब देखना होगा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम झारखंड में इस तरीके से बहुत इफेक्टिवली अग्रेसिव तरीके से इस तरह का पोलराइज कैंपेन होगा और किस तरह का इसका इंपैक्ट पड़ता है ये देखना होगा। बिल्कुल, और जनता किस तरह से लेती है। देखिए, सबसे बड़ा तो जनता का फैसला होता है, चाहे महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें, बात झारखंड की करें, जनता का फैसला सर्वोपरि है। लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम जो है वो इस दौरान दिखाएंगे और हर कोई ये चाहेगा, एक होड़ जो है वो देखी जाएगी कि किसकी सत्ता बनती है, कौन सत्ता पर काबिज होता है। इस खास चर्चा में हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही हमारे जो संवाददाता हमारे साथ में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरह से अब चुनावों की तारीख के बाद मतदान होगा और उसके बाद सवाल वही कि सत्ता पर काबिज कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लाइव टाइम्स पर लगातार जारी है लाइव खबरों का सिलसिला। कुछ ही पलों